इसके पहले लगभग 1000 क्वेश्चन कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। टुंडू रोग किस में पाया जाता है? टुंडू रोग गेहूं में पाया जाता है। मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि स्वेद का मतलब होता है पसीना। तो मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या 25 लाख होती है। मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या 25 लाख होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक कहाँ होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है, यानी ब्रेन में, दिमाग में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है फ्रुक्टोज। फलों के रस एवं शहद में पाया जाने वाला शर्करा का नाम है फ्रुक्टोज। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का कर्म कैसा होता है? गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का कर्म रेखाकार होता है। आपने गुणसूत्र का पिक्चर देखा होगा, यानी फोटो। कुछ इस तरह होते हैं और इसमें इस तरह लाइन बाई लाइन होते हैं जीन। तो गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? रेखाकार। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए मिलता है दूध में, मक्खन में, घी में, गाजर में, हरी सब्जियों में, और भी कुछ ऐसे हैं चीज़ों में, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया। इन सब में विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आपको याद होना चाहिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ध्यान से सुनिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन के मिलता है हरे सब्जियों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कुत्ते के ताप नियमन में कौन सहायक है? यानी कुत्ते के ताप को संयमित रखने में
यानी ताप को, टेम्परेचर को ठीक करने में कौन सहायक है? जीभ। एल्कोहल का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है? लिवर सिरोसिस। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से लिवर सिरोसिस नामक रोग होता है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या है? उच्च रुधिर दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। जी हाँ, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है? तो वृक्क किडनी को कहते हैं, तो किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण है ऑक्सीलेट। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्गी काय। गोल्गी काय कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना अच्छा प्रकाश संश्लेषी है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है? रजोदर्शन। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की यानी मेंस्ट्रुअल चक्र की अवस्था क्या कहलाती है? रजोदर्शन। और यह शुरुआत होती है 10-12 वर्ष के उम्र से और ख़त्म होती है 45-50 वर्ष की उम्र तक चलती है, और उसके बाद में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में जब ये होता है तो यह अनियमित हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद 28 से 30 दिनों के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंडाणु निषेचित नहीं होने की स्थिति में, अंडाणु शुक्राणु से निषेचित नहीं होने की स्थिति में टूटकर निकलने लगती है, और इनके साथ साथ रुधिर वाहिकाएं भी निकलने लगती है, और जो गर्भाशय का दीवार होता है वह मोटा होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। तो ये होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो जनन क्षमता, जनन अंग परिपक्व नहीं हो पाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि इस पादप में स्टोमेटा यानी रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं। इस पादप में रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात्रि में खुलते हैं। जलोद्भिद पादप में यानी जलों में उगने वाले पादप में, पौधे में, पादप पेड़ पौधे को कहते हैं। पेड़ को हानि अधिक कब होगी? तने की छाल हटाने पर। पेड़ को सबसे अधिक हानि होगी तने की छाल हटाने पर। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान क्या होगा? 0 यानी 0। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण क्या है? केस्कोग्राफ। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है केस्कोग्राफ, और केस्कोग्राफ को बनाए थे अपने देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने केस्कोग्राफ को बनाया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है एसीटिलीन का, इथेफोन लिखा है यहाँ पर, एसीटिलीन या एथिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसीटिलीन या एथिलीन का प्रयोग होता है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं? छुई मुई एक पौधा है, इसके पत्ते के स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं? तो कंपानुकुंचनी कहते हैं। उभयलिंगी जंतु
का उदाहरण क्या है? केचुआ। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? केचुआ। आपको पता होना चाहिए कि केचुआ में नर और मादा जननांग दोनों एक ही केचुआ में होता है, इसलिए यह उभयलिंगी बोला जाता है। और केचुए श्वसन कैसे करते हैं? इनके श्वसन को और तापमान को नियंत्रित इनका स्किन ही करता है। केचुए में मानव के जैसा नाक नहीं होता, ये अपने त्वचा से श्वसन क्रिया करते हैं और ये अपना जनन क्रिया एक ही केचुआ कर सकता है, क्योंकि केचुआ में दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा। किस पादप के पर्ण से नया पादप जन्म लेता है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा के पत्ते से पर्ण से नया पौधा जन्म ले लेता है। विजातीय संकरण का उदाहरण कौन है? खच्चर। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान कैसे की गई थी? दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी। शताब्दी पादप क्या कहलाता है? एगेव। शताब्दी पादप एगेव कहलाता है। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता कैसा है? प्रकाश के हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण मंद यानी धीमी गति से होता है। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय चिलम मोनोट्रोपा को कहा जाता है। भारतीय चिलम मोनोट्रोपा पौधा को कहा जाता है। और शताब्दी पादप कहलाता है एगेव, और कभी कभी इसको एजेव भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा और बात करेंगे। विटामिन B1 किस में मिलता है? विटामिन B1 मिलता है अंकुरित गेहूँ, मटर, चना इत्यादि में। साग सब्जियों में भी मिलता है, दूध मांस में भी मिलता है, पत्तीदार सब्जी में भी मिलता है और अन्न में भी मिलता है विटामिन B, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 इसमें मिलता है। विटामिन B2, ये सब विटामिन B के पार्ट होते हैं। विटामिन B1, B2, B7, B12 चार पार्ट हैं इसके। तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। अंकुरित अन्न में प्रायः पाया जाता है ये, और हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। विटामिन B2 भी दूध में और हरे एवं पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B7 भी इन्हीं चीज़ों में प्रायः पाया जाता है। विटामिन B12 साइनिकोबाल में नींबू कुल के फल, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन D किस में पाया जाता है? विटामिन D सूर्य के प्रकाश में, मछली के तेल में, अंडे में, यकृत में यानी लीवर में पाया जाता है। टोकोफेरॉल, जिसका विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन E पाया जाता है सलाद में, पत्तियों में, सेब में, मटर में विटामिन E पाया जाता है। और विटामिन K प्रायः हरे सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, नेत्र का संक्रमण हो जाता है यानी नेत्र संक्रमित हो जाता है। विटामिन B के कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसमें कभी जिह्वा में सूजन हो जाता है, त्वचा में सूजन हो जाता है, भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा होना यानी पेलाग्रा हो जाना। विटामिन B12 के कमी से RBC का निर्माण में कमी हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। विटामिन C के कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन D के कमी से रिकेटस हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन K के कमी से, विटामिन E के कमी से बंध्यता, पेशी तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर।